क्या आपको पता है इंडियन बैंक्स के लिए प्रॉब्लम्स इंक्रीज होते जा रही हैं और इंडियन बैंक्स खतरे में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस बड़े वीडियो को देखो। Household and consumers who traditionally leaned on banks for parking or investing their savings are increasingly turning to capital markets and other financial intermediaries. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में इंडियन बैंक्स अगर इसी तरह काम करते रहे और इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इसी तरह चेंज होते रहा तो इंडियन बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और इसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे इरेगुलरिटीज आ सकती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि बैंकिंग के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कौन सी प्रॉब्लम को बैंक्स फिलहाल फेस कर रहे हैं और इस सिचुएशन को डील करने के लिए अगला स्टेप क्या हो सकता है और एट द एंड ऑफ द डे आपके पॉकेट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वैसे तो हम सभी को पता है कि बैंक का बिजनेस कैसे काम करता है, लेकिन अब मैं उनके लिए बताने जा रहा हूं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि बैंक का बिजनेस कैसे काम करता है। बैंक क्या करती है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और लोन्स को ग्रांट करती है। अब बैंक्स आपको अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफर करती है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्जांपल के तौर पर बैंक्स के प्रोडक्ट होते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स और ऐसे ही काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी होते हैं। और जब बैंक आपके पास ये पैसा लेता है तो इसी पैसे से बैंक अपना बिजनेस करता है। अगर आप लोग बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे टाइप के लोन मिल जाएंगे, होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन और इसके अलावा कौन कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं जो बैंक करती है, कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग बेसिकली बैंक के स्ट्रक्चर को देखेंगे, मतलब बैंक का जो रेवेन्यू मॉडल होता है उसको देखेंगे, तो बैंक के पास अपनी ज्यादातर इनकम का पोर्शन नेट इनकम मार्जिन से आता है। मतलब कि बैंक जो पैसा डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट करती है, बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और जब बैंक लोन के तौर पर पैसा ग्रांट करती है तो उस लोन पर बैंक इंटरेस्ट वसूल करती है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बैंक ने 1 लाख रुपए आपके पास से लिए, जहां पर बैंक आपको सेविंग अकाउंट में 2.5% और एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि आपको एफडी पर 7% का इंटरेस्ट पे करती है। अब बैंक ने आपके पास से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक 1 लाख रुपए का लोन दे सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक को उस पर्टिकुलर अमाउंट का सर्टेन पोर्शन रिजर्व में रखना पड़ता है और रिजर्व में रखने के बाद बाकी का पैसा एज अ लोन दे सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बैंक आपके 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए तक का लोन ऑफर कर सकती है। तो बैंक करती है 1 लाख में से 80,000 रुपए का लोन ऑफर, जहां पर बैंक 13% से लेकर 17% तक का इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हो, लोन लेने वाले को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और अगर आप पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपको कितना कम पैसा मिलता है। अगर आप लोग 17% में से 7% माइनस करेंगे तो 10% के जो इंटरेस्ट है ये बैंक का मार्जिन होता है, बैंक की अर्निंग होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आए। अब बैंक के पास तो 10% का पोर्शन आया है, यहाँ पर बैंक को अपने खर्चे निकालने होते हैं और इसके बाद बैंक्स को प्रॉफिट या लॉस होते हैं। अब यहाँ पर तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया है कि बैंक का बिजनेस मॉडल और बैंक का रेवेन्यू मॉडल क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो डिपॉजिट्स में एक होता है कासा, मतलब कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से जो बैंक के पास पैसे आते हैं वो सबसे लो कॉस्ट पर आते हैं। करंटली बैंक सेविंग अकाउंट पर 2.5% का इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में किसी ने पैसे रखे हैं तो वहां पर बैंक्स को इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप लोग 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इन सारे बैंक्स का कासा रेशियो कम होते जा रहा है, मतलब कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसे रखने वालों का नंबर कम होते जा रहा है और इसकी वजह से बैंक के पास फंड्स की कमी पड़ते जा रही है और बैंक के पास फंड्स कम होने की वजह से बैंक के फाइनेंसिंग के एक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स भी रुक सकते हैं। अब देखो, बैंक अपने मेन पर्पस फुलफिल नहीं करेगी तो बैंक की ज्यादा अर्निंग नहीं होगी और बैंक्स के साथ साथ इस चीज का इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। लेकिन आखिर कासा रेशियो के कम होने के पीछे के रीजन क्या है? अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में करंटली ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां पर आपको सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट से भी ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। मतलब कि अगर आप लोग बैंक में पैसा रखेंगे तो आपका पैसा कम ग्रो करेगा, वहीं पर अगर आप लोग म्यूचुअल फंड या किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बैंक्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। और अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं जहां पर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको बैंक्स के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा सबसे बेस्ट फैक्ट की बात यह है कि इन सारे ऑप्शंस में आपको लिक्विडिटी भी मिलती है, मतलब कि जब चाहे आप तब अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब बैंक्स वाले फीचर्स तो हैं लेकिन वो बैंक नहीं है।
और इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। अब इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि करंट जनरेशंस में एफडीज को लेकर और सेविंग अकाउंट को लेकर नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। उन्हें लगता है कि पैसे सेविंग अकाउंट में रखने पर या तो एफडी करने पर भी कम ही होते हैं। अगर आप लोग अपने रिटर्न्स के साथ इन्फ्लेशन के रेट को भी एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर यह पता चलेगा कि आपने जो बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो ग्रो कर ही नहीं रही है, उल्टा आप नुकसान में जा रहे हो। ये सारी चीजों को देखते हुए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग ऑप्शंस में और इसकी वजह से बैंक्स का कासा रेशियो कम हो जाता है। अब मार्केट में जितने भी रेपुटेड बैंक हैं उन सभी बैंक्स का कासा रेशियो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एग्जांपल के तौर पर ये 4 बैंक्स का डेटा देख सकते हैं। और इसके अलावा कासा रेशियो कम होने का तीसरा और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है नियो बैंक्स। मार्केट में जितने भी नियो बैंक्स इंट्रोड्यूस हुई है वहां पर एक फीचर मिलता है जहां पर आप लोग जीरो बैलेंस में अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग अगर उस पर्टिकुलर अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और आपको बैलेंस ना मेंटेन करने पर कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग बैंक्स में देखेंगे तो अगर आप लोगों को बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है और अगर आप लोग मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आप लोगों को चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बाद से कोई भी बैंक आपके अकाउंट से एमएबी चार्ज नहीं कर सकता है या तो आपके अकाउंट को नेगेटिव नहीं कर सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट करके बताना, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात तो यह है कि मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं उनमें से ज्यादातर बैंक्स के रेवेन्यू का पोर्शन यानी कि अदर रेवेन्यूज का पोर्शन जो है उसमें सबसे ज्यादा पैसे आते थे अकाउंट बैलेंस मेंटेन न करने की वजह से जो फीस चार्ज की जाती थी। कस्टमर्स के अकाउंट को जीरो कर दिया जाता था, पैसों पे पैसे वसूल किए जाते थे और इसकी वजह से बैंक्स के रेवेन्यूज इंक्रीज होते जा रहे थे। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करंट गाइडलाइंस के बाद से ऐसा होना कम हो चुका है और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि इस तरीके के एक्टिविटीज करके बैंक्स चार्ज कलेक्ट नहीं कर सकती। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ओवरऑल मार्केट में बैंक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि जब भी बैंक्स लोन ग्रांट करती हैं तो लोन जो होता है वो हायर टाइम पीरियड के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स के लिए। तो इसका मतलब ये है कि लोन के थ्रू दिया हुआ जो पैसा है उसे आने में टाइम लगता है। लेकिन अब 30-40 साल का इंतजार तो नहीं कर सकते ना पैसा वापस आने के लिए। तो बैंक्स को करंटली बहुत सारे मल्टीपल वेज अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को रेज करना मार्केट के थ्रू या तो किसी अदर बैंक से लोन लेकर अपने एक्टिविटीज को करना। यूजुअली एक बैंक दूसरे बैंक के पास से पैसे लेती है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए और अपने बिजनेस एक्टिविटी का काम खत्म करके बैंक्स को पैसे लौटा दिए जाते हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको बैंकिंग इंडस्ट्री की प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हम लोग बैंक की इस हालत को सुधारने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1, आप 1 या 2 सेविंग अकाउंट बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं जहां पर आपको अकाउंट मैनेज करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और फंड्स को भी मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है और आप लोग 6 to 7% तक रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको एफडी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एफडी का सिस्टम भले ही ओल्ड क्यों ना हो गया हो लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। आपको जब चाहिए तब आपके पैसे मिल सकते हैं, इंस्टेंटली मिल सकते हैं। और मार्केट में जितने भी अदर लिक्विड ऑप्शंस हैं वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको रुकना पड़ता है और उसके बाद फंड्स आपके अकाउंट में आते हैं। लेकिन एफडी के केस में नहीं आएगा। एफडी के केस में जैसे ही आपने एफडी को विड्रॉ किया तुरंत आपके अकाउंट में आपके एफडी के पैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके अलावा मार्केट में नियो बैंक के जितने भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उनमें से ज्यादातर फिनटेक कंपनीज ने अपने चार्जेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अगर आप लोग नियो बैंक के एप्लीकेशंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको करंटली नोटिफिकेशन आया होगा जहां पर आपको आपके डेबिट कार्ड पर चार्जेस पे करने के लिए कहा गया होगा या तो आपको एक पर्टिकुलर बैलेंस अमाउंट मेंटेन न करने पर चार्जेस देने पड़ सकते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि नियो बैंक्स और अगर आप लोग अपने ओरिजिनल बैंक्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो फैसिलिटी आपको बैंक्स में मिलती है वो फैसिलिटी आपको नियो बैंक में नहीं मिलेगी। तो आप लोगों का नियो बैंक का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना भी कम कर सकते हैं, क्योंकि करंटली मार्केट में से बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको कम से कम कॉस्ट पर भी डेबिट कार्ड इशू करते हैं और बैंक्स के पास आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिल जाएंगे। बाय द वे आप लोग क्या कर सकते हैं और आपका ओपिनियन क्या कहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।